नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में आज उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा द्वारा कृषि कानून को लेकर पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें कृषि कानून का स्वरूप बदलते हुए गांव-गांव में छोटी छोटी पंचायत कर किसानों को कृषि कानून के विरोध में जागरूक करने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी अगली रणनीति ये है कि हम लोग गांव-गांव जाकर किसानों से जनसंपर्क कर सके, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री ये कह रहे हैं जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है वहाँ मुट्ठी भर किसान है और असली किसान गाँव में है जो कृषि कानून पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए हम गांव-गांव जाएंगे और प्रत्येक गांव में हमारा एक ग्राम अध्यक्ष है, वो छोटी छोटी सभा करेगा और किसानों को जागरूक करेगा। प्रत्येक गांव में हमारे 5-5 आदमी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन पर बैठेंगे और दोपहर 3 बजे अनशन पर बैठे सभी लोग अपनी अपनी 3 मिनट की वीडियो बनाएंगे और फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। हम यही चाहते हैं कि MSP पर गारंटी मिलनी चाहिए। हमारा जो है अब जो उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा बना है उसके लिए आह्वान कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आपने किस लिए प्रेस वार्ता बुलाई है, किस तरह आह्वान करेंगे, क्या आपकी आगे की रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति है गांव-गांव में जाके जागरण करना। हमारे कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, ये थोड़े किसान हैं, असली किसान गांव में है। किसान वो गांव वाला किसान कुछ नहीं कह रहा। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि हम जो हैं हमारे जो प्रत्येक गांव से हम संपर्क करेंगे। हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं, हर गांव में ग्राम अध्यक्ष हैं हमारे। वे क्या करेंगे, हर गांव से 5 लोग अनशन पे बैठेंगे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। 3 बजे जो हैं वे अपनी एक वीडियो बनाएंगे, हर 2-2 मिनट की वीडियो बनाएगा हर बंदा जो अनशन पर बैठा है। वो जो समस्याएँ हैं किसानों की, MSP की है और ब्याज सहित गन्ना भुगतान की है, जो भी अपनी क्षेत्रीय समस्याएँ हैं उनकी, वे उस वीडियो में डालेंगे और हम डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को वीडियो सेंड करेंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा। आपके अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी इस आंदोलन से पीछे हट गए थे, आप दोबारा क्यों कूदने की आवश्यकता? नहीं, किसने कहा कि पीछे हट गए थे? वे उनके आप वीडियो उठा के देख लो, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं पीछे हटा। उन्होंने कहा था मैं इससे हाथ हूँ, मैं इसका स्वरूप बदल रहा हूँ। उन्होंने हटने के लिए नहीं कहा। वे ना तो हटे ना हटेंगे। वही तो किसान नेता है, मजदूरों की किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक वे दिलवाने वाले तो पीछे कैसे हट जाएंगे? उनके तो खून खून में जो है किसान बसता है, मजदूर बैठता है। अच्छा, वे ही किसान नेता हैं? नहीं, कौन है? फिर वही बात, मैं कहा वे किसान नेता हैं, वे पीछे क्यों हटेंगे? किसान नेता जो किसानों के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए जी रहा है, वो पीछे हटने वाली बात नहीं। उनकी क्लिप उठा कर देख लो, उन्होंने कहा है मैं आहत हूँ, मेरे 2 जो हैं जो 2 जवान हैं मेरे शहीद हो चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। तो मैं नहीं चाहता, मैं इसका स्वरूप, मैं यहाँ लोगों को मरवाने के लिए नहीं ला, मैं इसका स्वरूप बदलता हूँ। तो शांति प्रिय हिंसात्मक स्वरूप बदलेंगे अपना। हमने स्वरूप बदला, पीछे नहीं हटे। मुद्दे हमारे भी वही, अब कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे जब तक ये हल नहीं होने के हमारे। आपने कहा है कि इस क्षेत्र के लोग किसान जो हैं उन्हें जो 3 कानून है उससे कोई फर्क नहीं है, तो क्या समस्या है? आप उठा के देख लो, मंडियाँ थोड़ी हैं, समितियाँ थोड़ी हैं। यहाँ मेन मुद्दा MSP की गारंटी का है। मेन मुद्दा मान लिया, चलो मैं मान लिया ये रद्द हो गए, फिर क्या होगा? क्या फसल जो है MSP पे बिकनी शुरू हो जाएगी? किसान को उसका मूल्य मिल जाएगा। जब MSP पे, जब ये कानून नहीं था, जब भी 1100 में बिक रहा था। ये कानून तो अभी बनाए हैं, इससे पहले हमारा गेहूं 1100 में, धान 1100 में बिक रहा। तो इससे हमारे पे क्या फर्क पड़ा? हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का मेन मुद्दा है कि MSP की गारंटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ के किसान नेता क्यों अड़े हुए हैं फिर, जब यहाँ के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वो तो उनकी सोच है, मेरी सोच थोड़ी है। मेरी सोच है, मैं उसे बता रहा हूँ। वो तो वो जाने क्यों अड़े हैं, क्या है क्या नहीं मामला। अच्छा, किसान अपनी फसलें भी नष्ट कर रहे हैं जगह जगह। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, कौन किसान फसलें नष्ट कर रहा है। यदि कर रहे हैं तो वे जाने, मेरे कोई नॉलेज में किसान फसल नष्ट करने वाला नहीं है मेरे पास में, ना हमारे संगठन का कोई किसान। जनपद मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में साइंस डे के अवसर पर टेक फेयर के नाम से लगाए गए प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में ADM प्रशासन अमित कुमार उपस्थित रहे, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर के लगभग 80 स्कूल, CBSE एवं UP बोर्ड के करीब 1000 से ऊपर छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा तरह तरह के मॉडल्स बनाए गए, जिसमें वर्किंग मॉडल्स एवं नॉन वर्किंग मॉडल्स बनाए गए। इस दौरान तरह तरह की एक्टिविटीज भी आयोजित की गयी, जिसमें डिबेट, पोस्टर कंपटीशन, क्विज आदि प्रतियोगिताएं भी हुई। प्रदर्शनी खत्म होने पर जजमेंट के द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया।
ये आज साइंस डे के ऊपर हम लोगों ने टेक फेयर के नाम से एक साइंस एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद के लगभग 80 से ऊपर सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जो स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 1000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाए हैं, जिनमें वर्किंग मॉडल्स भी हैं और नॉन वर्किंग मॉडल्स भी हैं। डिफरेंट टाइप की हम लोगों ने एक्टिविटीज़ इसमें ऑर्गेनाइज़ की हैं, जैसे पोस्टर कंपटीशन, क्विज़ और डिबेट, इस टाइप से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की हैं। इसके अंदर जो है एक हर्ष का विषय ये है कि बच्चों ने घिसे पिटे मॉडल नहीं बनाए हैं कि वही सोलर एनर्जी और ये सब बना दिया है। कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उन लोगों के, और जो एक जो वेस्ट, हमारे जो वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करेंगे उसके ऊपर कई बच्चों के मॉडल्स हैं। और इसके साथ साथ बायोगैस, बायोफ्यूल, उसके ऊपर भी मॉडल है। और कुछ बच्चों ने इस टाइप से देख के बनाए हैं कि जैसे जो हमारे हैंडीकैप्ड लोग हैं वो अगर घर में अकेले हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं अगर वो घर में अकेले हैं, तो वो कैसे खुद से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप की डिवाइस बनाई हैं, डिफरेंट टाइप के स्मार्ट होम्स बनाए हैं। तो काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं बच्चों के। अगर इनको लार्ज स्केल पे लेके जाया जाए और इनमें मॉडिफाई किया जाए तो बहुत अच्छा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक एम है मेक इन इंडिया, उसको हम किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। बच्चों को प्राइज वगैरह? हाँ, बस अब ये एग्जीबिशन ख़त्म हो रही है, साथ साथ जजमेंट चल रहा है। तो एग्जीबिशन के ख़त्म होते ही हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे ADM श्री अमित कुमार चीफ गेस्ट हैं। और इसके अंदर जो है हम लोगों ने हर कैटेगरी में अलग अलग प्राइज़ दिए हैं, और हर कैटेगरी में कैश प्राइजेज़ हैं 5000 से लेके और उससे कम अलग अलग कैटेगरीज़ में जो है कैश प्राइजेज़ हैं। मुजफ्फरनगर के रोड की रोड त्यागी कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा में पंडित सीताराम त्रिपाठी महाराज के द्वारा श्रद्धालु को धर्म की व्याख्या समझाते हुए कहा गया कि रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने बताया कि विवाह से पहले जो भी जांच करनी हो वर पक्ष या वधु पक्ष की, फिर उसके बाद दोनों परिवारों में विवाह संबंधी कोई भी विवाद वाली बातें नहीं होनी चाहिए। समधि शब्द की व्याख्या समझाते हुए कथा व्यास ने बताया कि समधि संबंधी अर्थात दोनों के संबंधों को समान बताया, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी का मान सम्मान बराबर है। वहीं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह में सभी भक्तों ने जमकर नृत्य कर आनंद उठाया। ये श्रीमद् भागवत कथा इस रुड़की रोड स्थित त्यागी कॉलोनी में पिछले लगभग 12 वर्षों से हमने शुरुआत की थी। पूज्य व्यास जी पंडित सीताराम त्रिपाठी जी जो चित्रकूट से रहने वाले हैं, उनके श्रीमुख से इस भागवत कथा का रसपान हम विगत 12 वर्षों से करते आ रहे हैं। सभी कॉलोनीवासी और नगरवासी इस कथा में हमेशा से सम्मिलित होते आए हैं। इस बार भी कोविड-19 का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। 23 फरवरी को इस कथा का शुभारंभ हुआ था। त्यागी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर से, यहीं से जो है 108 महिलाओं ने कलश धारण करके बहुत सुंदर कलश यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद से प्रतिदिन सुबह यहाँ वेदी पूजन का कार्यक्रम होता है। उसके बाद 2:30 बजे से और लगभग 5:30-6 बजे तक कथा का यहाँ रसपान किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रोतागण, भक्तगण यहाँ उपस्थित होते हैं। और आज 6ठा दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का। रुक्मणी स्वयंवर का बहुत सुंदर प्रसंग आज यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। सुंदर झांकी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कल सुदामा चरित्र के साथ इस 12वें श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह को विश्राम दिया जाएगा। और परसों मंगलवार को प्रातः हवन 8 बजे इसी पंडाल में, कथा पंडाल में हवन का आयोजन है। उसके उपरांत सभी भक्तों के लिए, आने वालों के लिए, सभी के लिए यहाँ पर कथा प्रसाद और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कवरेज के लिए। जय श्री राम।
मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर युवक के साथ की गई मारपीट के संबंध में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल मामला गांव सिलाजुड्डी का है, जहां पर एक युवती रविदास मंदिर पर पूजा अर्चना करने जा रही थी। तभी गांव के ही प्रधान के दबंग किस्म के लड़कों ने युवती के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की एवं इस दौरान युवती के भाई के द्वारा इसका विरोध किया गया तो प्रधान के दबंग लड़कों ने युवती के साथ और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की। वहीं युवती के साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट की गई। वहीं दबंग किस्म के युवकों ने युवती के परिजनों के साथ भी जमकर मारपीट की, जिसके संबंध में युवती के परिजन थाना नई मंडी में तहरीर लेकर पहुंचे, परंतु कोई कार्यवाही न होने पर युवती के परिजन व घायल अवस्था में युवती के भाई को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय और उनके साथ की गई मारपीट में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ये लड़की प्रसाद लेने जा रही थी जी, और तो जब प्रसाद लेने जा रही थी इसकी टंगो मोटरसाइकिल बाड़ी जी ने ना, और मोटरसाइकिल बाढ़ के इसके कपड़े लत्ते पड़े, इसकी बेइज्जती करना चाह रहे हैं। गाँव का मामला है। कौन ये सलाजुड्डी का जी। कौन बदतमीजी करता है? ये कुनाल और सिद्दक का लड़का जी, चीकू नीसुर चीकू 5 लड़के जी, 5 पकड़ ले लौंडियों को बदतमीजी कर रहे हैं ज्यादा बहुत। किसके लड़के हैं? ये कौन ये है? प्रधान जी का लड़का होगा जी, सिद्दक पाल का जी। और 8वीं में आने वाले कभी किसी की लड़की को पकड़ो, कभी किसी की लड़की को पकड़ो। मेरा 6 लड़की है जी, बताओ मैं मेरे लड़की की इज्जत नहीं है, मेरा लड़के नहीं है तो बेइज्जती करवाती फिरूंगी मैं। आपने इसकी तहरीर अभी कहीं पे थाने में दी हो? कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही। रिपोर्ट थाने में भी गई थी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अस्पताल गए, वहाँ भी बाहर काट के फेंक दिए, इनको इनकी कोई रिपोर्ट नहीं होने की। खुन्नी की रिपोर्ट होगी, इनको इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होने की। लिप कर छेद रख के मार का हम जो बदतमीजी करते हैं वो दबंग टाइप के लोग हैं, कैसे हैं? हाँ, दबंग के जी, उनके साथ सब परिवार है, हमारे साथ कोई नहीं है जी, हम तो अकेले गए। तो क्या करते हैं वो? मैं प्रधान है, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। किस तरह की छेड़छाड़ करते हैं? ये बदतमीजी लौंडे को छेड़ा है, बलात्कार करने के काम करे, कब्जे में नहीं आती हमारी लड़की। आज फिर कहाँ हो आप? आज कहाँ हो? डीएम का है जी। ठीक। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव खुटेसरा में रविदास मंदिर पर महान संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी का गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। सपा नेता ने महात्मा बुद्ध व संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ साथ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष धनमोज नालेवाल, उपाध्यक्ष जितेंद्र बोकाडिया, कोषाध्यक्ष विशाल कटारिया, महासचिव सागर व सहयोगी धर्म सिंह, चेयरमैन महेंद्र सिंह प्रधान, तेजपाल, नरेश प्रधान, ईश्वर चंद्र, डॉक्टर संजय भारती, जयपाल सिंह, प्रमोद कुमार, भीमसेन आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल क्षेत्र के गांव महाबलीपुर गांव की रहने वाली रीतू रानी के कड़ी मेहनत करने के बाद 34वीं रैंक पाकर अपने गांव का नहीं बल्कि क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसमें बहसुमा नगर के लोगों ने फूल मालाएं देकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नागरिकों ने उन्हें एसडीएम बनने पर बधाई दी। पता चली कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के महाबलीपुर गाँव की रीतू रानी पुत्री वेदपाल सिंह ने 34वीं रैंक पाकर डिप्टी कलेक्ट्रेट के पद पर चयन हुआ है। एसडीएम के पद पर चयन होने पर बहसुमा समाज सेवी जयवीर चौधरी के आवास पर रीतू रानी का फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर रीतू रानी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उनको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उनके माता पिता व भाइयों का सहयोग रहा है। अब इस पद पर चयन होने के बाद जनता की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है, वह ईमानदारी व लगन से कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चेयरमैन विनोद चाहल, सभासद हरि सिंह, लोकेश शिरोही, अरुण चाहल, सुधीर अहलावत, मोहित बंसल, अनुपम चौधरी, जयवीर अहलावत, सतवीर अहलावत, भोपाल सिंह, ओमपाल राठी आदि मौजूद रहे। वेलकम मेरा किया। मेरा नाम रीतू रानी और यूपी 2019 में 34 रैंक के साथ एसडीएम पद पर मेरा चयन हुआ है। और अगर रही बात प्रेरणा की, तो प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से ही मिली है, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। हालांकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से जैसे आगे बढ़ने की एक दीदी के साथ ही, तो मेरे परिवार ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। जैसे मेरे पापा जी ने, मैंने एक पहला कदम बढ़ाना चाहा कि पापा जी मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, तो मुझे मेरे कदमों को कभी बांधने का प्रयास नहीं किया कि एक लड़की है उसे घर की चार दीवारी तक सीमित रहना चाहिए। मेरे पापा ने, मेरे परिवार ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि हाँ बेटा, तुम कुछ कर सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, और मुझे आगे बढ़ने के लिए भेजा। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही पूरी हुई, सरकारी स्कूल से। ये यहाँ पर बताने की बात ये है, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो
जो मतलब हायर बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, केवल वही इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने सारी अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो ग्रेजुएशन तक है वो सरकारी स्कूल से ही प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अपना MBA कंप्लीट किया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देहरादून से, जिसमें मैंने MET का एंट्रेंस दिया था उसके लिए, और ऑल ओवर इंडिया में मुझे बहुत अच्छी रैंक मिली थी उस टाइम भी। और MET का एंट्रेंस देने के बाद मुझे MBA में एडमिशन मिला। MBA करते करते मेरा 3rd सेमेस्टर में ही सीज फायर इंडस्ट्री लिमिटेड में HR मैनेजर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ से मैंने अपनी जॉब क्विट की, क्योंकि मुझे एक सीढ़ी थी, एक रास्ता था आगे बढ़ने का, वो मिल चुका था। अब मैंने अपने पापा से एक दिन 2014 की बात है, मैंने अपने पापा से कहा रात के टाइम कि मुझे अपनी जॉब क्विट करके दिल्ली जाना है। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि आपकी इतनी अच्छी प्राइवेट जॉब है, आप उसे क्यों क्विट करना चाहती हैं। मेरे फादर ने ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो जाइए, और मैं दिल्ली चली गई। और 2014 से मैं वहाँ पर तैयारी कर रही थी। पहले मैंने UPSC के अटैम्प्ट दिए, जिसमें मैंने UPSC के इंटरव्यू तक भी मैं पहुंची हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। फिर मैं PCS की तरफ मुड़ गई, और मेरा PCS का लगातार तीसरा अटैम्प्ट था, और तीसरे अटैम्प्ट में मैं अंतिम रूप से 34 रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी आप अपनी बच्चों को पढ़ने से मारोगे, उन्हें मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, और उन्हें कहें कि हाँ आप उनका सहारा बने, उनके पैरों को बांधे नहीं कि नहीं लड़की है घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहेगी, हर बेटी पढ़ सकती है, हर बेटी ऋतु बन सकती है। और मैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे नाम ही है ऋतु, तो मैं चाहती हूँ कि हर ऋतु परिवर्तन का एक बदलाव लेकर। उत्तराखंड के देहरादून में रविवार को सेल्फ डिफेंस व अमन कमेटी जिला जालौन का गठन किया गया, जो कि संचेती पुलिस विभाग के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करेगी, जहां पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जिला अध्यक्ष देहरादून केदारनाथ पंडित, महासचिव हाफिज मोहम्मद अकरम कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष सूर्य प्रताप, जिला सचिव अवधेश कुमार, सदस्य इसरार अहमद, गिरधारी लाल, गोविंद मोहम्मद, यूनुस, उमेश कुमार आदि मौजूद रहे। पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जयंती की धूम मच रही है, तो वहीं मंगलोर के मन्नाखेड़ी गोकलपुर गांव के संत शिरोमणि रविदास की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा संत गुरु रविदास की शोभा यात्रा निकालकर गुरु की महिमा का गुणगान किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा संत शिरोमणि रविदास की सुंदर व मनमोहक झांकियां निकालकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और पूरे गाँव का भ्रमण करते हुए रविदास मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन किया। इस मौके पर ग्रामीणों सहित पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। आज रविदास जी की जयंती की 644वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में और क्षेत्र में और प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मेरा यही संदेश है सभी से कि जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाएं और सभी को शांति सौहार्द बनाने का मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।